दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। आज हम बात करेंगे इस देश में जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके बारे में, क्योंकि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। आज सुबह जब मैंने अखबार उठाया तो इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 7 पर मैंने खबर पढ़ी, जिसको पढ़ करके मैं बहुत विचलित हो गया। इस खबर में लिखा हुआ है कि मैन्स सुसाइड नोट स्पार्क्स पॉलिटिकल रो। Pradeep Kar became restless on 27th October 2025 after the Election Commission announced SIR in West Bengal from November 4. अब आप देखिए कि प्रदीप कार जी आत्महत्या कर लेते हैं इस चीज के डर से कि बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन ने एक SIR शुरू करने की कवायद की है। अब सवाल ये उठता है कि जनता के मन में इतना ज्यादा भय क्यों है कि प्रदीप कार जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इससे इलेक्शन कमीशन के जो इंटेंशंस हैं वो क्लियरली दिखते हैं जनता की नजर में कि जनता इलेक्शन कमीशन के SIR का जो इंटेंशन है उसके बारे में क्या सोचती है। अगर हम इसको अंग्रेजी के एक शब्द में बोलें या एक सेंटेंस में बोलें तो The madness now has a method. मतदाता सूची के SIR का दूसरा नेशन वाइड जो फॉर्मेट है, ये ना तो किसी समस्या की तलाश में किया गया समाधान है। पहले जो प्रक्रिया, मतलब इस SIR से जो पहले प्रक्रिया होती थी, वो बिना किसी भेदभाव के बहुत से लोगों के नाम मतदाता सूची में ऐड भी करती थी और बहुत सारे रीजंस की वजह से डिलीट भी होते थे, लेकिन वो किसी प्रीजुडिस नहीं होते थे और ना ही सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने की नीयत से होते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वही प्रक्रिया बहुत ही सोच समझकर चुने हुए लोगों को इलेक्टोरल रोल से बाहर करने का एक मेथड बन गई है, एक औजार बन गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस झूठ पर अड़े रहने का बार बार फैसला किया है कि जो प्रेजेंट एक्सरसाइज है वो उस इंटेंसिव रिवीजन की पुनरावृत्ति है जो पहले 8 बार किया जा चुका है। नाउ दैट द ओल्ड गाइडलाइंस आर इन द पब्लिक डोमेन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को रोकने के प्रयास के बावजूद हम ये जानते हैं कि वर्तमान SIR अतीत में किए गए किसी भी अन्य इंटेंसिव रिवीजन से बिल्कुल अलग है। एंड अबव ऑल, जो नया SIR है वो मतदाता सूची में शामिल होने का बोझ मतदाताओं पर ही डालता जा रहा है। ये सबसे बड़ी आयरनी है, जो कि हमारे देश में अडल्ट फ्रेंचाइज के आर्किटेक्चर में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। एंड दिस कम्स विद द ड्रैकोनियन प्रोविजंस, जिससे नए संस्करण में संशोधित नहीं किया गया है कि जो कोई भी 1 महीने के अंदर फॉर्म जमा करने में विफल रहता है उसे बिना किसी नोटिस, बिना किसी सुनवाई या बिना किसी अपील के मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ग्लोबल एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि जो स्टेट इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स से सेल्फ इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन की ओर किसी भी बदलाव से मतदाता सूची में उल्लेखनीय गिरावट आती है। मतलब अगर स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर को इनिशिएट करेगा एज कंपेयर टू द सेल्फ इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन, तो उसमें जो मतदाता सूची होगी, जो मतदाताओं के नाम होंगे, उसमें भारी गिरावट आने की संभावना रहती है। ये ग्लोबली प्रूफ हो चुका है। और इस स्ट्रक्चरल बाधा, ये जो बाधा है, इसके कारण लगभग 10 से 15% लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं और इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा हो सकती है। मैं रेशियो की बात कर रहा हूं एज कंपेयर टू पुरुष। लेकिन चुनाव आयोग ने इस वास्तविक खतरे पर ध्यान देने की जहमत तक नहीं उठाई। लेटेस्ट SIR का जो अनाउंसमेंट है उससे ये साफ झलकता है कि चुनाव आयोग
ना तो इस प्रयोग से कुछ सीख सका है और ना ही कुछ सीखना चाहता है, जिसने बिहार में गहरे संदेह पैदा किए। मतदाता सूची की क्वालिटी में सुधार के बजाय एसआईआर ने महत्वपूर्ण पहलू में स्थिति और खराब कर दी है। अडल्ट वोटर्स के अनुपात में तेज गिरावट, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाम की असमान रूप से अधिक कटौती और मतदाता सूची में जारी गलतियां, जैसे दोहराए गए नाम, जंक एंटिटीज और एक ही पते पर दर्ज दर्जनों मतदाता। इसके साथ ही राज्य पर जो इकोनॉमिक बोझ पड़ा, और बिहार की बात कर रहा हूं मैं, और चुनाव से ठीक पहले की जो राजनीतिक हलचल थी, गरीब नागरिकों पर पड़े मानसिक व शारीरिक कष्टों को अगर जोड़ लें तो ये साफ दिखता है कि बिहार इस बात का आदर्श उदाहरण है कि एसआईआर को कैसे नहीं किया जाना चाहिए। अब बिहार में जो एसआईआर हुआ उससे मिलने वाले सबक भी स्पष्ट हैं। मैं मानता हूं कि हमारी जो मतदाता सूचियां हैं उसमें गंभीर त्रुटि है और सामान्य संशोधन की जो नियमित प्रक्रिया में बहुत से जो डेड हैं या बहुत सारे जो अनुपस्थित लोग हैं उनके नाम रह जाते हैं और कई जो एलिजिबल मतदाता हैं उनके नाम छूट जाते हैं, मैं ये भी मानता हूं। और हर व्यक्ति से 1 महीने के भीतर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना, अदरवाइज उसका नाम काट देना वॉज अननेसेसरी एंड एक्सक्लूजनरी। वोटर्स को 2003-2004 की जो तथाकथित शुद्ध मतदाता सूची से जोड़ने का जो प्रयास है वो पूरा नाटक गुणवत्ता सुधार से नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि अन्य मकसदों से जुड़ा हुआ है। एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए तय की गई न्यू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो एसआईआर, जो बिहार में एसआईआर से पहले थी, वो बहुत ही ज्यादा कठिन और एक्सक्लूजनरी थी और आखिर में मौजूदा मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिला। जो बार बार जो सत्तारूढ़ दल है या अक्सर इलेक्शन कमीशन ने भी ये बोला कि जो घुसपैठिए हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। हालांकि जो घुसपैठिए होते हैं वो जब दिल्ली में इलेक्शन होता है तो दिल्ली चले जाते हैं, फिर जब झारखंड में इलेक्शन आएगा तो झारखंड चले जाएंगे, उसके बाद में अब बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो बिहार आ गए हैं, फिर बंगाल में इलेक्शन होगा तो बंगाल चले जाएंगे। और घुसपैठियों के बारे में अगर आप देखिए जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से कितने घुसपैठिए इस देश से निकाले गए हैं वो संख्या पिछले 3-4 सालों में 500 के भी नहीं क्रॉस कर पाई है, जहां तक मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज 411। तो अब बिहार का जो एसआईआर हुआ था वो एक एक्सपेरिमेंट था, तो उससे इस तरह के अभ्यास की उपयोगिता पर गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। एसआईआर करने के बजाय चुनाव आयोग पुराने तरीके का जो इंटेंसिव रिवीजन था वो भी करा सकता था, यानी कि घर जा जाकर मतदाताओं की शारीरिक रूप से जांच, जिसे आधुनिक आईटी तकनीक से जोड़कर गलतियों को हटाया जा सकता था। आयोग इन्यूमरेशन फॉर्म्स की झंझट खत्म कर सकता था, मतदाता पहचान के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिमिटेड लिस्ट को बढ़ा सकता था, लेकिन ईसीआई ने इस सरल और समझदारी भरे रास्ते को भी नहीं चुना। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का डुप्लीकेट मतदाताओं को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर, मतलब डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना होने की जरूरत से इनकार करना, जो कि आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के लिए एक अजीब है, इस शक को और मजबूत करता है कि आयोग की दिलचस्पी मतदाता सूची की शुद्धि में नहीं बल्कि किसी और चीज में है। अब बिहार की तरह नहीं बल्कि पूरे देश में हर व्यक्ति को यह साबित करना होगा, ये जो नया एसआईआर हो रहा है, कि वो या उसका कोई रिश्तेदार 2003-2004 की मतदाता सूची में था या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उसे नोटिस मिलेगा और उसे दस्तावेज दिखाने होंगे। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया है। दस्तावेजों की वही पुरानी सीमित सूची जिसमें अब आधार कार्ड का नाम सिर्फ मजबूरी और सीमित रूप से जोड़ा गया है। विपक्ष जोर जोर से चिल्ला रहा था, मतलब वो आधार जो कि भारत के एक सामान्य नागरिक की पहचान का एक आधार था, उसको जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था
और वही इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा, उसी आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर के आधार कार्ड को इन्होंने मान्यता दी। और इतना भी नहीं, जो मतदाता है उनसे ये भी पूछा जाएगा कि वो वे ये क्यों साबित नहीं कर सकते हैं कि उनका कोई पारिवारिक सदस्य 2003-2004 की लिस्ट में था या नहीं था। और जो ये प्रक्रिया होगी ये बिल्कुल असम के एनआरसी जैसी लगती है। अब क्या है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक ये स्पष्ट और पारदर्शी तरीका तय नहीं किया है कि एसडीएम दस्तावेजों की जांच कैसे करेंगे, इसलिए ये वाजिब डर है कि कहीं यह प्रक्रिया मनमानी और पक्षपातपूर्ण नाम कटौती में ना बदल जाए, टारगेटेड डिलीशन ऑफ नेम्स में कहीं ना बदल जाए, खासकर उन समुदायों के लिए जो सत्तारूढ़ दल के लिए असुविधाजनक माने जाते हैं। इस मायने में एसआईआर का जो दूसरा चरण है अब पहले से कहीं अधिक नागरिकता जांच अभियान जैसा हो गया है। स्पष्ट है कि बिहार एक टेस्ट केस था, एसआईआर को ये परखने के लिए नहीं कि वो मतदाता सूची की बीमारियों की सही दवा है या नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि पहले से तय की गई संदिग्ध दवा को कैसे लागू किया जा सकता है। अब आप देखिए कि 22 सालों के बाद जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि 12 राज्यों में इसका दूसरा चरण लागू करने की घोषणा अभी 2 दिन पहले 27 अक्टूबर को कर दी गई थी। यानी कि 12 जो राज्य हैं उनमें कुल मिलाकर 51 करोड़ वोटर्स की मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी और 4 नवंबर 2025 से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी पूरे 1 महीने के लिए, और उसके बाद 7 फरवरी को लाल सूची भी सामने आ जाएगी। लेकिन अब चुनाव आयोग जो है वो क्या, उन्होंने जो वजह गिनाई है वो क्या है, उसमें शुद्धिकरण सबसे बड़ी वजह है कि भाई कोई घुसपैठिए नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए घुसपैठिए नहीं होनी चाहिए, मैं भी ताली बजा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक सब लोग यही बात कर रहे हैं, पर बिहार में कितने घुसपैठिए निकले ये कोई आंकड़ा नहीं बता रहा है। मतलब जो 3,66,000 बिहार में जो नाम डिलीट हुए, क्या वो सारे घुसपैठिए थे या फिर ये कौन लोग थे, किन वजह से इनके नाम डिलीट हुए, ये भी इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। या फिर देश में, पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, इलेक्शन कमीशन या सरकार ये भी आंकड़ा नहीं बता पा रही है। और ये जो बांग्लादेशी जो 2023-2024 में वापस भेजे गए, मैं जैसा अभी जिक्र कर रहा था, वो 400, उनकी मात्रा जो थी वो बड़ी भारी भरकम थी। मतलब 411 घुसपैठिए बांग्लादेश में वापस भेजे गए। मतलब जिस घुसपैठिए का नैरेटिव बना करके भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इलेक्शन लड़ती है, वही बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछले 1 साल में 411 सरकारी आंकड़ों के हिसाब से निकाले गए। अच्छा, लेकिन ये देखने की बात है कि वेस्ट बंगाल में तो एसआईआर होगा मगर असम में एसआईआर नहीं होगा, जबकि अगले साल 2026 में दोनों जगह इलेक्शन होने वाले हैं। और वेस्ट बंगाल में की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ एसआईआर नहीं होनी चाहिए, तो उनके यहाँ एसआईआर होगा। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि असम में एसआईआर कराइए, लेकिन वहां पर एसआईआर नहीं होगा। और उसका लॉजिक क्या देते हैं, सीसी लॉजिक ये देते हैं कि असम में अपना एनआरसी है जो कि सुप्रीम कोर्ट उसकी देखरेख कर रहा है और वहां एसआईआर की जरूरत नहीं है। ये ज्ञानेश कुमार जी ने ज्ञान दिया है। वही महाराष्ट्र का आप केस देखिए कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एसआईआर कराइए, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वहां निकाय चुनाव होने वाले हैं। मतलब 4 साल हो चुके हैं, मार्च 2022 में नई बीएमसी बन जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। और जब देवेंद्र फडणवीस एसआईआर की मांग कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ये तर्क दे रहा है कि निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो फिर अगर ऐसा होगा तो चुनाव से ठीक पहले फिर आपने बिहार में एसआईआर क्यों करवाया। मतलब
अगर आप महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को बेस बना करके ये बोल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर एसआईआर हो, लेकिन चुनाव आयोग नहीं करा रहा है कि वहां पर साहब ऐसा जो है वो निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। तो बिहार में ठीक मॉनसून में आपने एसआईआर करा दिया, और बिहार में तो निकाय चुनाव से बड़े असेंबली इलेक्शन होने वाले थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? बिहार के साथ इतना बड़ा न्याय और महाराष्ट्र के साथ इतना बड़ा अन्याय चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। और एक बात और है कि 2003 में जब आखिरी समीक्षा हुई थी, तो चलिए मैं ये मानता हूं कि इसमें निरंतरता होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग जो ये काम कर रहा है तो क्या ठीक कर रहा है? लेकिन ठीक कर रहा है क्या, ये मेरा सवाल है। और अब इसका प्रोसेस क्या होगा? मतलब जो चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है उसका प्रोसेस क्या होगा? पहले बीएलओ की ट्रेनिंग होगी, फिर 4 नवंबर से घर जा जाकर के गणना होगी, जो 3 बार जाएंगे, घर घर जाएंगे। और फिर उसकी तमाम डेट्स आज आई हैं, कल आई हैं कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक के ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, फिर 9 दिसंबर 2025 को, फिर 9 दिसंबर 2026 से, और 8 जनवरी 2026 तक आपत्ति वगैरह आएंगी, और एक पूरा ये एसआईआर का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। लेकिन आइडिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एसआईआर का? चुनाव आयोग ये एसआईआर क्यों कर रहा है? जो ज्ञानेश कुमार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उसके कुछ रीजन गिनाए थे कि शहरीकरण से प्रवास बढ़ रहा है, दोहरे मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, अवैध प्रवासियों की जांच जरूरी है, मतदाता सूची को अपडेट करने का मकसद है। अब आप देखिए कि अमित शाह जी ने अक्टूबर 2025 में, अभी कुछ दिन पहले, बिहार की धरती से क्या कहा था कि चुनाव आयोग ने एसआईआर तो कर लिया है, और एक बार फिर से आप एनडीए की सरकार ले आइए तो चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बिहार से हम बाहर निकाल देंगे। तो 11 साल से क्या आप पकौड़े तल रहे थे या नाली से गैस निकाल रहे थे? मतलब 11 साल से अभी तक आपको आप ये नहीं बता पाए कि कितनी घुसपैठिए हैं। और 2018 में देश के गृह राज्य मंत्री, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2018 के जो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे किरण रिजिजू जी, उन्होंने क्या कहा था कि चोरी छुपे घुसपैठियों के कारण अवैध प्रवासियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। और दूसरी तरफ अमित शाह जी क्या कह रहे हैं उनके बयान के ठीक 7 साल बाद कि चुन चुन कर ढूंढ लेंगे। अरे भाई, चुन चुन कर ढूंढ लेंगे तो अब तक के चुन चुन कर आपने क्यों नहीं ढूंढा? तो फिर क्या किरण रिजिजू जी झूठ बोल रहे थे? और अगर वो झूठ नहीं बोल रहे थे तो फिर क्या आप झूठ बोल रहे हैं? तो देश की जनता को बारंबार जो ये सत्तारूढ़ दल है वो भटकाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता रहता है। अब आप देखिए कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक पूरे 1 साल में जो बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में घुसपैठियों के तौर पर आ रहे थे, उनकी जो पहचान हुई वो कितने की हुई? जैसे मैंने पहले आपको बताया, भारी भरकम 411। और 2015 से लेकर के 2019 तक 5 सालों में 1577 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हुई। लेकिन बार बार आप क्या कहते हैं कि साहब डेमोग्राफी बदल रही है। किसकी वजह से बदल रही है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से। और अब आपने अवैध प्रवासियों पर जो एक्शन लिया है, दर्शकों, पब्लिक इंडिया के दर्शकों सुनिए, वो ये है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक पूरे 1 साल में कुल 2331 घुसपैठिए आपने वापस अपने अपने देश भेजे, जिनमें से बांग्लादेशी नागरिक 411 थे, नाइजीरिया के 1477 थे और युगांडा के 78 थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि आपके मंगलसूत्र लेकर के ये मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको, ये जो इंडिया गठबंधन है अगर इनकी सरकार आ गई तो ये घुसपैठियों को बांट देंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, तो 411 घुसपैठियों को प्रधानमंत्री जी बांट देंगे। तो देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी ये जो नैरेटिव बनाती है घुसपैठियों का, और अभी जो बिहार में जो एसआईआर किया है वो बेसिकली जनता का ध्यान
जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पिछले 11 सालों में जो काम किए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, कौन से काम? कृषि काले कानून, कौन से काम? नोटबंदी, कौन से काम? जीएसटी, कौन सा काम? पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी अनेकों बार बढ़ा करके आपने कितना महंगा तेल कर दिया है ये पूरा देश जानता है। लेकिन इन सब कामों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बीच बीच में ये नैरेटिव कोई ना कोई ले आती है ताकि जो जमीनी मुद्दे हैं जनता के, उनसे जनता का ध्यान हट करके और मुद्दों पर चला जाए। हम लोग आजकल देखते हैं कि आए दिन टीवी पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उस पर जो डिबेट्स होंगे, जो डिस्कशंस होंगे, वो या तो बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार की महंगाई, बिहार के अस्पताल, बिहार का रोजगार, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में जो दलितों का हाल है, उसके ऊपर चर्चा ना हो करके चर्चा घुसपैठियों पर सीमित हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में ऐसे मुद्दे लाया करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।